नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म जेआरएफ विद गुलशन में। आज से हम लोग जो है हिस्ट्री के जितने भी पेपर कराए गए हैं नेट का एनटीए के द्वारा, खासकर 2018 के बाद के सभी पेपर्स को हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे जो है पेपर में परिवर्तन जो है हमें देखने को मिल रहा है और पेपर जो है किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ओके, तो आज जो हम लोग पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है 28 फरवरी 2023 को स्लॉट 1 में जो कराया गया था हिस्ट्री का पेपर, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, एक मिनट। ओके, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। एक पेपर हम लोग 4 वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हर वीडियो में जो है 25 क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि एक ऑप्शन के अलावा जो अदर उसके 3 ऑप्शन जो हैं उनके बारे में भी कुछ कुछ बातें जो है हम लोग जानेंगे। ओके, तो वीडियो देखने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक पेन और पेपर जो है लेके बैठिए, एक कॉपी बनाइए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हो बस, और जो भी चीज़ें आपको यहाँ से जानने को मिलती हैं, जो भी जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो कृपया उसका शार्ट नोट जो है साथ में ही बनाते चलें ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। ओके, तो आइए आज जो है हम लोग अपने इस पेपर के पार्ट 1 को देखते हैं और देखते हैं कि पहले जो 25 क्वेश्चन है वो किस टाइप के। ओके, तो आइए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि धम्मपद, थेरी गाथा एंड जातक टेक्स्ट बिलोंग टू विच बुद्धिस्ट कैनन। ओके, धम्मपद, थेरी गाथा, जातक ग्रंथ निम्नलिखित में से किस बौद्ध धर्म समूह से संबंधित है? तो यहाँ पे ऑप्शन है दिग् निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय और खुद्दक निकाय। ओके, तो सबसे पहले आप सभी लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि जो बौद्ध धर्म के रियल टेक्स्ट हैं उन्हें हम लोग 3 भागों में देखते हैं। एक होता है विनय पिटक, और एक होता है अधिधम्म पिटक, और एक होता है सुक्त पिटक। ओके, तो अगर हम लोग विनय पिटक के बारे में देखें, विनय पिटक को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो विनय पिटक जो है इसमें बौद्ध संघ में जो रहने वाले भिक्षु थे उनके नियमों के बारे में लिखा गया है कि इसमें जो है बौद्ध संघ में जो रहने वाले भिक्षु हैं वो कैसे जो है बौद्ध संघ में रहेंगे। ओके, अगर इसके आगे अगर सुक्त पिटक के बारे में देखा जाए तो सुक्त पिटक जो है, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि इसे जो है 5 भागों में विभाजित किया गया है। 5 भागों में जैसे कि संयुक्त निकाय, दिग् निकाय, मध्यम निकाय और खुद्दक निकाय। खुद्दक निकाय एक और निकाय जो है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। ओके, तो और अधिधम्म पिटक जो है इसमें जो है धर्म और उनके क्रियाकलापों की व्याख्या शास्त्र सम्मत ढंग से की गई। जितने भी बौद्ध धर्म के अंदर जो भी क्रियाकलाप जो किए जाते थे, जो भी रिचुअल्स जो है फॉलो किए जाते थे, उसके बारे में बहुत ही डिटेल से डिस्कस किया गया अधिधम्म पिटक में। और अगर बात करें कि धम्मपद, थेरी गाथा और जातक कथाएं जो है वो किससे संबंधित है, तो बहुत ही इसका सिंपल आंसर है कि सुक्त पिटक के अंदर जो खुद्दक निकाय जो है, सुक्त पिटक के अंदर जो है खुद्दक निकाय जो इसका एक सब डिवीजन है। सुक्त पिटक के 5 भाग हैं, सभी लोग हम लोग जानते हैं, संयुक्त निकाय, दिग् निकाय, अंगुत्तर निकाय और मध्यम निकाय और खुद्दक निकाय। 5 भाग जो है इनके अंदर जो खुद्दक निकाय है इनसे ही धम्मपद, थेरी गाथा और जातक कथाएं
बिलोंग करती हैं। ओके, तो हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया हो। 3 जो है विनय पिटक, अधिधम्म पिटक, सुक्त पिटक। विनय पिटक में क्या दिया हुआ है, बौद्ध धर्म के जो भिक्षुक और जो भिक्षुड़ियाँ बौद्ध संघ में रहती थी उनके द्वारा फॉलो किए जाने वाले नियम के बारे में दिया गया विनय पिटक में। सुक्त पिटक में हम लोग जानते हैं कि जो जातक कथाएं जो थी, बुद्ध के पूर्व जन्म के जो कथाएं थी, बुद्ध के पिछले जन्म की जो भी चीज़ें थी वो सुक्त पिटक में। और सुक्त पिटक जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, दिग्ग निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय आते हैं। ओके, इसके अलावा अगर देखा जाए कि अधिधम्म पिटक जो है, इसको जो है भी कुछ भागों में जो है बांटा गया है। इसको हम लोग आप लोग सर्च करिएगा कि अधिधम्म पिटक को कितने भागों में बांटा गया है। ओके, इसके बाद आज का जो दूसरा क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज रिलेटेड टू जैन ट्रेडिशन। 4 प्रकार के रामायण दिए गए हैं और बताया, इनमें से बताना है कि कौन सा रामायण जो है जैन परंपरा के द्वारा फॉलो किया जाता है। ओके, तो इसमें हम लोग बारी बारी से अगर देखें, इसका आंसर जो होगा वो होगा पौंचर्यम। पौंचर्यम इसका आंसर होगा। और इसके अलावा अगर डिटेल से थोड़ा थोड़ा देखा जाए कि रामकीयम क्या है, तो रामकीयम जो है एक रामायण का स्वरूप है जिसे थाई भाषा में लिखा गया है। थाई भाषा में लिखा गया है। ओके, ये जो है थाईलैंड का जो है राष्ट्रीय महाकाव्य भी है रामकीयम। दूसरा अगर देखें जातक कथा, दशरथ जातक, तो जैसा कि जातक से हम लोग देख सकते हैं कि जातक कथाएं जो थी वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थी, तो ये बौद्ध धर्म का रामायण जो जातक दशरथ जातक को कहते हैं। ओके, पौंचर्यम जो है ये जैन रामायण है। जैन धर्म के द्वारा जो रामायण अपनाया गया है उसे हम लोग पौंचर्यम कहते हैं। और इसकी अगर रचना के बारे में पूछा जाए कि किसने इसकी रचना की थी, तो एक स्वयंभू नामक कवि थे जो जैन धर्म के अंतर्गत आते थे, उन्होंने पौंचर्यम की रचना की है। ओके, और इरामावतारम के बारे में अगर देखा जाए, इरामावतारम जो है वो दक्षिण साहित्य, भारत का जो दक्षिण भारत में जो साहित्य है उसमें इसको एक बहुत ही प्रसिद्ध जो है महाकाव्य माना गया है। इरामावतारम इसकी रचना अगर पूछा जाए किसने किया था, तो कम्मन के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ओके, तो एक बार फिर से अगर मैं कंक्लूड करूं कि रामकीयम जो है वो थाई भाषा की रामायण है। दशरथ जातक जो है वो बौद्ध धर्म के द्वारा अपनाया गया जो है रामायण है। ओके, पौंचर्यम जो है जैन धर्म के द्वारा अपनाया गया है, इसकी रचना जो स्वयंभू के द्वारा की गई है। और इरामावतारम अगर देखा जाए, इरामावतारम, तो ये दक्षिण भारत में अपनाई गई रामायण है जिसकी रचना कम्बन के द्वारा की गई थी। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश के शासकों का पारिवारिक चिन्ह क्या था। गुप्त वंश के जो शासक थे उनके द्वारा कौन कौन से चिन्ह को जो है अपनाया, इसमें से किस चिन्ह को अपने साम्राज्य के द्वारा अपनाया गया था। ओके, इसका अगर आंसर अगर देखा जाए तो इसका जो सही आंसर है वो गरुड़ होगा। गरुड़ को जो है गुप्त वंश के शासकों द्वारा पारिवारिक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। ओके, इसके अलावा अगर इसमें से और दो, तो किसी के द्वारा शायद सूर्य जो है वही इक्ष्वाकु वंश के द्वारा अपनाया गया था, ये सभी लोग जानते हैं, सूर्य उनके द्वारा अपनाया गया था। इसके द्वारा जो अश्व है, अश्व जो है, अश्व यानी कि घोड़े को अगर पूछा जाए कि किसके द्वारा अपनाया गया था, तो वो जो है सातवाहन शासकों के द्वारा अपने राजकीय चिन्ह के रूप में
अपनाया गया था घोड़े को। गरुड़ जो है गुप्त वंश के द्वारा अपनाया गया था। सूर्य जो है इक्ष्वाकु वंश के द्वारा अपनाया गया था। ओके, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रबोध चंद्रोदय नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ प्रबोध चंद्रोदय? ओके, तो इसके जो सही आंसर है कृष्ण मिश्र। कृष्ण मिश्र इसका जो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। कृष्ण मिश्र के बारे में अगर देखा जाए, प्रबोध चंद्रोदय जो है एक संस्कृत भाषा का नाटक है, संस्कृत भाषा में एक नाटक है। ओके, इसके बाद कृष्ण मिश्र जो थे उनको अगर पूछा जाए कि इनका संबंध किस वंश से था, तो हम लोग ध्यान देंगे कि चंदेल वंश से जो ये संबंधित थे। कृष्ण मिश्र जो है चंदेल वंश से संबंधित थे। इसके द्वारा इसके बाद एक और जो इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, कि प्रबोध चंद्रोदय नाटक जो है इसका मंचन जो है खजुराहो का जो मंदिर है, खजुराहो मंदिर जो है, जो मध्य प्रदेश में जो चंदेल वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया था, इसका मंचन जो है वहाँ किया जाता था। ओके, उसके बाद अगर इस दूसरे वाचस्पति मिश्र के बारे में अगर देखा जाए, तो ये जो है एक भारत के दार्शनिक थे, भारत के एक बहुत ही मशहूर दार्शनिक हैं। इसके अलावा ये जो है अद्वैत वेदांत के जो है ये प्रतिपादक भी माने जाते हैं। ओके, अद्वैत वेदांत के अंदर, अद्वैत वेदांत एक जो फिलॉसफी थी वेदांत की, उसके अंदर एक भामती संप्रदाय, भामती नामक संप्रदाय का सब डिवीजन जो हुआ था, उसके प्रतिपादक जो है वाचस्पति मिश्र थे। ओके, इसके बाद धनिक के बारे में अगर देखा जाए, तो धनिक ये जो चौथे हैं धनिक, इन्होंने एक अवलोक नामक नाटक जो है इन्होंने लिखा है। ओके, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। धनिक जो है अवलोक नामक नाटक लिखे हैं। कृष्ण मिश्र संस्कृत भाषा के ग्रंथ प्रबोध चंद्रोदय को लिखा है। इनका संबंध जो है चंदेल वंश से था। चंदेल वंश में प्रबोध चंद्रोदय नाटक जो है इसका मंचन जो है खजुराहो के मंदिर में किया जाता था। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऐतरेय और सतपथ ब्राह्मण में किस राजा का नाम का उल्लेख मिलता है जिन्होंने इंद्र महाभिषेक के साथ साथ अश्वमेध यज्ञ करवाया था? ओके, द ऐतरेय एंड सतपथ ब्राह्मण मेंशन द नेम ऑफ विच monarch who performed the Ashwamedh sacrifice along with the इंद्र महाभिषेक। ओके, चार ऑप्शन पर बिंदुसार, अशोक। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है। अगर देखा जाए तो सतपथ और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो, उसमें एक पर नामक राजा का जो है जिक्र मिलता है, जिनके बारे में लिखा गया कि इन्होंने इंद्र महाभिषेक और अश्वमेध यज्ञ दोनों करवाए थे। ओके, इसके बाद अगर पूछा जाए कि पर का संबंध जो है, पर जो राजा थे उनका संबंध किस महाजनपद से अगर देखा जाए किससे था, तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पर का संबंध जो है कोसल महाजनपद से था। कोसल महाजनपद इसके बाद अगर देखा जाए तो बिंबिसार के बारे में सभी लोग जानते हैं। बिंबिसार जो एक पितृहंता वंश, बिंदुसार और अशोक जो है मौर्य वंश से रिलेटेड थे। पितृहंता वंश इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि पितृहंता वंश यानी कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। बिंबिसार, शिशुनाग, नागदशक
ऐसे जो राजा थे, सभी राजाओं ने अपने पिता का जो है मृत्यु करके अपनी राजगद्दी को पाया था, इसलिए इसको पितृहंता वंश जो है वो कहा जाता है। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं कि राजपुरा और द्वारका नगर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित थे। राजपुरा और द्वारका, द्वारका को अगर देखा जाए तो आज के जो गुजरात का जो क्षेत्र है, गुजरात का आज का जो क्षेत्र है वहाँ है। तो अगर इसमें देखा जाए कम्बोज, अवंती, कुरु और गांधार, कम्बोज, अवंती, कुरु और गांधार। तो आज का गुजरात जो है सबसे पास किसके है, कम्बोज के। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका सही होगा। कम्बोज जो था वो आज का जो राजपुरा। इसके अलावा अगर देखा जाए कि कम्बोज की जो राजधानी थी वो राजपुर हाटक थी। ओके, तो इससे भी इसको हम लोग कर सकते हैं। अवंती सबको पता है, अवंती जो है आज का जो मध्य प्रदेश है और उस समय का जो मालवा का पठार था, मालवा का पठार यानी कि ये जो एरिया है मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा जो है मध्य प्रदेश, कुछ हिस्सा जो है गुजरात और कुछ हिस्सा जो है राजस्थान का मिला के मालवा का पठार जो है बनता है, उसी में जो है अवंती जो है वो थी। कुरु के बारे में देखा जाए, कुरु जो है आज का जो उत्तर प्रदेश का जो मैप है इसको हम लोग देखेंगे तो आज का जो मेरठ और दिल्ली का लगा हुआ जो थोड़ा सा हिस्सा है उसमें कुरु महाजनपद जो है वो था। और गांधार जो है, गांधार तो सबको पता है कि गांधार जो है ये भारत के ये वाला जो हिस्सा था यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ऊपरी हिस्सा जो था वहाँ गांधार महाजनपद था। ओके, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है राजपुरा और द्वारका नगर जो है कम्बोज के पास, कम्बोज महाजनपद में थे। ओके, ओट्टकुट्टम निम्नलिखित में किस शासक के बारे में नहीं लिखा है। ओट्टकुट्टम में निम्नलिखित में से किस शासक के बारे में नहीं लिखा है। ये एक कवि का नाम है ओट्टकुट्टम। पूछा जा रहा है कि इसमें से किस शासक के बारे में उसने नहीं लिखा है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो होगा राज प्रथम, राज प्रथम जो उत्तर चोल वंश थे, उत्तर चोल वंश जो है लगभग 1000 ईस्वी के आसपास जो चोल वंश जो है देखने को मिलता है। उसमें जो है ओट्टकुट्टम एक कवि थे जिन्होंने दक्षिण भारत का जो संगम साहित्य है, दक्षिण भारत का जो संगम साहित्य है उसके 3 रत्न पूछा जाता है कि उसके 3 रत्न कौन कौन से हैं। तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा कि दक्षिण भारत का जो संगम साहित्य है उसके 3 रत्नों के बारे में पूछा जाए तो एक तो सभी लोग जानते हैं कंबन, एक है पुगले निंद और तीसरे जो है उसी के ओट्टकुट्टम। ये 3 जो कवि हैं वो संगम साहित्य जो शुरू में माना जाता है कि 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी तक के बीच में जो संगम साहित्य की रचना हुई थी उसके 3 कवि जो है कंबन, पुगलेलिंद और ओट्टकुट्टम जो है ये माने जाते हैं। ओके,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही था कि राजराज प्रथम के बारे में इनका जो है जिक्र नहीं मिलता है। बाकी जो राजराज सेकेंड, विक्रम चोल और कुलोतुंग जो है, इनका नाम जो है संगम साहित्य में मिलता है। ओके, अगर ये देखा जाए कि ओटकुट्टम का जो रचना जिसमें इन लोगों का जिक्र मिलता है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम हम लोग थोड़ा तो ध्यान रखेंगे कि उसका नाम था उलाय विक्रम चोल। ओटकुट्टम की जो रचना थी उसका नाम था उलाय विक्रम चोल। इसमें विक्रम चोल, कुलोतुंग द्वितीय और राजराज द्वितीय के बारे में जो है ये जिक्र करते हैं। इनकी रचना क्या नाम था? उलाय विक्रम चोल, जो ओटकुट्टम के द्वारा लिखी गई थी। ओटकुट्टम जो है संगम साहित्य की जो 3 रत्न हैं, 3 रत्न जो बोले जाते हैं, त्रिरत्न, उसमें से एक थे। दूसरे कौन थे? कंबन, और तीसरे थे पुगले निंद। ओके, इसके बाद उस अभिलेख का नाम बताइए जो पूजा शिला प्रकार की रचना से संबंधित है। नेम द इंक्रिप्शन विच रेफर्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ ए पूजा शिला प्रकार। ओके, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। नाना घाट का अभिलेख सभी लोग जानते हैं कि इसका संबंध सातवाहन वंश की जो रानी थी, एक नागनिका, उसका था नाना घाट का अभिलेख। नागनिका जो है वो सातकर्णी प्रथम जो थे उनकी पत्नी थी। ओके, हाथी गुम्फा अभिलेख, इसके बारे में सभी लोग जानते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है चेदी वंश का जो शासक थे कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम इसमें जो है नहरों का साक्ष्य जो है वो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। हलमिंदी अभिलेख के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है कर्नाटक में है वर्तमान में। इसको जो है कर्नाटक से खोजा गया था, कर्नाटक से, और इसमें जो है कन्नड़, उस समय का जो कन्नड़ प्रशासन था, या कन्नड़, यानी कि इस अभिलेख की जो तारीख है वो 450 के आसपास है। हलमंदी अभिलेख जो है 450 ईस्वी के आसपास का है। और उस समय का जो कन्नड़ प्रशासन था, कर्नाटक में जिस भी राजा का प्रशासन था, उसके प्रशासन के बारे में इसमें जिक्र मिलता है, हलमंदी अभिलेख। तो आप लोग याद रखिएगा कि हलमंदी अभिलेख जो है वो कर्नाटक के क्षेत्र से मिला था। अगर बात करें कि घुसुंडी अभिलेख जो था, सबसे पहले वो संस्कृत भाषा का अभिलेख था। घुसुंडी अभिलेख संस्कृत भाषा का अभिलेख है, संस्कृत और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसको जो है, इसका पूरा नाम अगर पूछा जाए आपसे तो इसका नाम जो है पूरा हाथीबाड़ा घुसुंडी अभिलेख। हाथीबाड़ा घुसुंडी अभिलेख। ओके, तो इसमें जो है पूजा शिलाहार प्रकार की रचना के निर्माण से जो संबंधित अभिलेख है वो है घुसुंडी अभिलेख। ओके, अगर देखा जाए कि घुसुंडी शिलालेख में जो है गजवंश के एक शासक थे। पूजा शिलाहार क्या है? गजवंश के शासक थे सर्वतात। गजवंश के एक शासक थे सर्वतात। इनके द्वारा जो है अश्वमेध यज्ञ, एक अश्वमेध यज्ञ कराने का जिक्र मिलता है, अश्वमेध यज्ञ। और एक जो है विष्णु मंदिर के निर्माण का जो है वो जिक्र मिलता है। तो ये जो पूजा शिलाहार प्रकार की रचना है वो जो है विष्णु मंदिर के निर्माण से संबंधित है, जो घुसुंडी अभिलेख से मिलता है। ये है गजवंश के सर्वतात नामक शासक का अभिलेख है। और इसकी अगर बात की जाए कि इसका जो समय काल क्या है, तो ये जो है 200 BC के आसपास है। 200 BC यानी कि नहीं, सॉरी,
BC, बिफोर क्राइस्ट, 200 ईस्वी पूर्व के आसपास जो है घुसुंडी अभिलेख का जिक्र मिलता है। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए कि चर्य पिटक निम्नलिखित में से किसका एक संग्रह या संकलन है? द चर्य पिटक इज अ कलेक्शन ऑफ चर्य पिटक। पिटक से हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड कोई ग्रंथ होगा, पिटक अगर यहाँ लगा है तो। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो चर्य पिटक जो है ये जो है पद्य में जो है लिखा गया है। पद्य में लिखा गया 35 जातकों का एक संग्रह है। पद्य में लिखे गए 35 जातकों का एक संग्रह है, जिसे हम लोग चर्य पिटक के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए तो इसमें और कुछ देखने लायक नहीं है। चर्य पिटक बस आप लोग याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसमें पद्य में जो है 35 जातकों का जो है संकलन जो है वो किया गया है। ओके, 35 जातक इन वर्ष, ये याद रखिएगा कि पद्य है। पद्य यानी कि कविता के रूप में जो है लिखा गया है चर्य पिटक को, और चर्य पिटक जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ओके, लंकावतारम निम्नलिखित में से किसके संबंधित है? किससे संबंधित है? ओके, लंकावतार किससे संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वैपुल्य सूत्र। लंकावतार जो है वो वैपुल्य सूत्र से संबंधित है। और वैपुल्य सूत्र जो है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि भगवती सूत्र लगभग जिस भी बुक के अंत में अगर लगता है तो अधिकतर चांस होता है कि वो जो है जैन धर्म के जो है ग्रंथ होते हैं। तो उसी तरीके से लंकावतार जो है वैपुल्य सूत्र में लिखा गया। वैपुल्य सूत्र जो है सॉरी, ये जैन नहीं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो है वो होगा। वैपुल्य सूत्र जो है संस्कृत भाषा में जो है लिखा गया है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और ये जो है महायान जो बौद्ध हैं, बौद्ध धर्म के अंदर जो सब डिवीजन महायान बौद्ध हैं, उनका ये ग्रंथ है वैपुल्य सूत्र। ओके, तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि लंकावतार जो है वैपुल्य सूत्र का ग्रंथ है। उसके बाद अगला जो है कियाकी और गियक नामक नवपाषाणकालीन स्थल निम्नलिखित में से किस जगह पे अवस्थित है? ओके, द नियोलिथिक साइट्स ऑफ कियारी एंड गियाक आर लोकेटेड इन। कियारी और गियाक, कियारी और गियाक जो है वो आज के जो लद्दाख वाला जो इलाका है उससे रिलेटेड जो है नवपाषाणकालीन स्थल है। ओके, तो आप लोग याद रखिएगा कियारी और गियाक जो है। अगर बात करें कि यहाँ से क्या जो फाइंडिंग जो है मिली है, तो ये जो साइट है वो जो है 3000 ईस्वी पूर्व से लेके 2000 ईस्वी पूर्व तक, 3000 BC से 2000 BC के आसपास की ये साइट्स जो हैं वो हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो कश्मीर में और कौन कौन से हैं? बुर्ज होम, गुप्त कराल के अलावा हरिपरी नेम या इसी को हरिपरी गोम भी कहते हैं, हरिपरी गोम। इसके अलावा जो है जय देवी, कियारी और गियाक, ये सारी चीज़ें जो हैं जो जगहें हैं वो नवपाषाणकालीन स्थल हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में। तो बुर्ज होम, गुप्त कराल, हरिपरिनेम या हरिपरिगोम, जय देवी, कियारी या गियाक जो है ये नवपाषाणकालीन स्थल है। ओके, आप लोग नोट करिएगा इसको।
इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि घग्गर हाकरा नदी तंत्र का निम्नलिखित में से किसके द्वारा अध्ययन किया गया था। घग्गर और हाकरा, घग्गर और हाकरा नदी तंत्र का निम्नलिखित में से किसके द्वारा अध्ययन किया गया था। ओके, तो जो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही है, CF ओल्डहैम, CF ओल्डहैम। ओके, इसके बाद ये अगर पूछा जाए कि घग्गर हाकरा नदी तंत्र जो है इसका संबंध किस रीजन से है, तो ये जो रिवर सिस्टम है आज के पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है ये पड़ता है, और इसका जो अध्ययन CF ओल्डहैम ने किया था। ओके, इसके बाद अगर देखा जाए कि कैथलीन कैन्योन जो है, कैथलीन कैन्योन जो है वो जो है इस समय ब्रिटिश के एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्ववेदी हैं, पुरातत्ववेदी हैं। ओके, और ये जो है इनका जो काम है वो एक शहर है लिसेस्टर शहर है, यहाँ पे इन्होंने यहूदी आर्कियोलॉजी पे काम जो है वो किया है। ओके, जॉन लुबाक के बारे में सभी लोग जानते हैं। जॉन लुबाक जो है इन्होंने जो सर्वप्रथम नवपाषाण काल जो है शब्द का प्रयोग जो है वो सर्वप्रथम जॉन लुबाक ने किया था, और इनकी जो बुक है, बुक का नाम आप लोग याद रखिएगा कि प्री हिस्टोरिका टाइम्स जो है वो जॉन लुबाक की एक बुक है। ओके, इसके बाद रॉबर्ट जे ब्रेडवुड के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो है अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट हैं, और ये जो है वैज्ञानिक पुरातत्व के जनक भी माने जाते हैं। वैज्ञानिक पुरातत्व का मतलब कि पुरातत्व की जो खोजें की जाती हैं उसमें इन्होंने कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों का जो है प्रयोग किया था। ओके, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ए घोष विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रोनोकल्चर एलिमेंट ऑफ द पैलियोलिथिक कल्चर कॉम्प्लेक्स इन इंडिया। एक घोष के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणिक संस्कृति समूह कॉम्प्लेक्स का एक काल सांस्कृतिक तत्व नहीं है। ओके, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है कठिन माना जा सकता है। इसका जो सही आंसर है बोरर ब्यूरिन। ओके, इसको अगर हम लोग सॉल्व करने का अगर देखें कैसे सॉल्व होगा, तो जो अलग अलग साइट्स जो थी आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो मिली थी पूरा पाषाण कालीन की, उसमें जो जिस तरीके के औजारों का जो प्रयोग किया जाता था उसके आधार पर इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कि पेबल कोर जो है पेबल कोर यानी कि चॉपिंग और चॉपर संस्कृति जो थी उसको हम लोग देखें तो ये संस्कृति जो है पाकिस्तान के सोहन घाटी वाले इलाके से जो है वो मिली थी। सोहन घाटी वाले इलाके में यानी कि आज का अगर देखा जाए तो जो पंजाब और पाकिस्तान का जो पूर्वी प्रांत है वहाँ से जो संस्कृति मिली थी सोहन संस्कृति, वो जो है इंडिया से ही रिलेटेड थी। फ्लैक और ब्लेड इन तीनों का यूज जो है हम लोग देखें तो जो नौ पाषाण काल आते भारत में बहुत सारी साइट्स जो थी वहाँ इनका यूज जो है वो मिलता है। ओके, जैसे कि पल्लवरम जो था, पल्लवरम जहाँ से जो है एक्स हैंड संस्कृति की खोज जो है रॉबर्ट ब्रूसफुट ने की थी, वो इलाका, उस इलाके में भी फ्लैक ब्लेड आदि इन सबों का यूज जो है वो मिलता है। लेकिन बोरर और ब्यूरिन इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है भारत में कहीं नहीं मिलता है। ये कौन बोल रहा है? ए घोष के अनुसार। ओके,
ये घोष जो है कहते हैं कि भारत में कहीं भी बोरन और ब्यूरिन जो है इनका कॉम्बिनेशन जो है नहीं मिलता है किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। ओके, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि हु एमंग द फॉलोइंग राजपूत नोबल्स हेल्ड द मनसबा 7000 बाई 7000 अंडर द औरंगजेब। औरंगजेब के अंदर जो है कौन से राजपूत को 7000 जात और 7000 सवार का जो है मनसब दिया गया था। ओके, तो इसका अगर आंसर आप हम लोगों को देना हो तो औरंगजेब के समय एक राजा थे जय सिंह। ठीक है, जो औरंगजेब के बहुत ही प्रिय थे, ये बहुत ही प्रिय राजपूत थे जय सिंह, इसीलिए औरंगजेब जो है इनको मिर्जा की उपाधि जो है वो प्रदान करता है। ओके, और इसी को जो है मिर्जा राजा जय सिंह जो है औरंगजेब ने 7000 मनसब 7000 बाई 7000 यानी कि 7000 जात और 7000 सवार का मनसब जो है वो दिया था। अगर इसके पीछे अगर हम लोग देखें कि क्या जो कारण था, तो जब शाहजहां की जब मृत्यु होती है तो गद्दी पे जो बैठने के लिए औरंगजेब, दारा सिको और जो इसके और दो जो भाई थे उनमें जो है लड़ाई होती है। तो ये जो दो थे जय सिंह और एक और जो थे जसवंत सिंह, जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह, ये जो है औरंगजेब की तरफ से जो है औरंगजेब की तरफ से युद्ध में जो है भाग लेते हैं। इसी के पुरस्कार के रूप में औरंगजेब जब गद्दी पर बैठता है तो 7000 जात और 7000 सवार के द्वारा इसको सम्मानित करता है। ओके, एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जसवंत सिंह और मिर्जा राजा जय सिंह और जसवंत सिंह दोनों को जो है 7-7 मनसब जो है वो प्रदान किया था। ओके, 7000 जात और 7000 सवार का मनसब जो है दिया था। ओके, भारत में कुएं से जल निकालने की 2 विधियों का विवरण निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में मिलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डिस्क्राइब 2 मेथड ऑफ लिफ्टिंग वाटर आउट ऑफ द वेल्स इन इंडिया? ये मुगल कालीन ग्रंथ है। ओके, इसमें बताना है कि किसमें जो है कुएं से जल निकालने की 2 विधियों का जो है उल्लेख मिलता है। तो इसका जो सही आंसर है बाबरनामा। बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा थी, बाबरनामा, इसको जो है तुर्की भाषा में लिखा गया था। ठीक है, इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद जो शायद की थी मैडम बैबरिज के द्वारा जो है बाबरनामा का जो है तुर्की भाषा में से अंग्रेजी में जो है अनुवाद जो है वो किया गया था। आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा। ओके, इसके अलावा जो है सीरत फिरोज शाही के बारे में अगर देखें तो इसके जो लेखक के बारे में पता नहीं चलता है, लेकिन ये जो फिरोज शाही है तो फिरोज शाह तुगलक के समय जो है ये लिखा गया था, फिरोज शाह तुगलक के समय। ओके, तारीख है फिरोज शाही, सभी लोग जानते हैं। उसके बाद ये जो रौजुतु सफ़ा नूर मोहम्मद का एक ग्रंथ है, इसकी रचना जो है नूर मोहम्मद ने की थी। नूर मोहम्मद ने जो है रौजुतु सफ़ा का रचना जो है वो किया था। ओके, अगर ये पूछा जाए कि नूर मोहम्मद जो है किस सुल्तान के समकालीन थे, तो नूर मोहम्मद जो है मोहम्मद शाह।
मोहम्मद शाह रंगीला जो थे, मोहम्मद शाह रंगीला यानी कि लेटर मुगल के जो बादशाह थे मोहम्मद शाह रंगीला, उन्हीं के समकालीन जो है नूर मोहम्मद थे। नूर मोहम्मद ने रौजुतुस सफ़ा का जो है रचना वो किया था। अगर बात करें कि भारत में कुएं से जल निकालने वाली विधियों का वर्णन किसमें मिलता है, तो बाबर नामा में। ओके, बाबर जब भारत व्याकरण किया था तो उसने अपनी जो डेली डायरी जो लिखता था अपनी आत्मकथा के रूप में, उसमें जो है कई सारे राजाओं का जिक्र करता है। अगर हम लोग देखें तो इसमें जो है दक्षिण भारत के कृष्णदेवराय का जिक्र मिलता है और कई सारे राजाओं का जिक्र जो है इसमें मिलता है। यहाँ के भारत के जलवायु के बारे में जिक्र मिलता है। जलवायु के अलावा यहाँ के जो सामाजिक और राजनीतिक और जो आर्थिक जीवन का जो है उल्लेख मिलता है। ओके, इसमें जो है खेती के लिए सिंचाई के साधनों में रहट एक जो यूज किया जाता है, रहट हम लोग देखेंगे कि ऐसे कुआं होता है, कुएं के किनारे पे जो है एक सिस्टम जो है लगाया जाता है जिसे रहट बोलते हैं, इसका जिक्र मिलता है। ओके, तारीख फिरोज शाही का मैंने बोला था कि सभी लोग जानते हैं, तो आप लोग जान लीजिए। जो लोग नहीं जानते, तारीख फिरोज शाही की रचना जो है जियाउद्दीन बर्नी ने की है। ओके, जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा जो है तारीख फिरोज शाही की रचना जो है वो की गई है। ओके, इसके बाद अगर देखें तो किसने इस बात का परीक्षण किया है कि जब अकबर मिर्जा हकीम के विद्रोह का दमन करने के अभियान हेतु काबुल नदी की ओर गया था तो उसने अपनी मां हमीदा बानू बेगम को दिल्ली सूबे का प्रभारी नियुक्त किया था। ओके, तो इसका जो जिक्र किया है फादर एंथोनी मॉन्सरेट ने किया है। इनके अनुसार जो है अकबर जो मिर्जा हकीम का जो विद्रोह हुआ था काबुल में, तो अकबर जब उस विद्रोह का दमन करने गया था तो उसने जो है दिल्ली का जो राजगद्दी है वो किसे दे दिया था, अपनी माँ हमीदा बानू बेगम को जो है उस पर नियुक्त किया गया था। ओके, अगर देखें कि ये जो इसका विद्रोह हुआ था, मिर्जा हकीम का विद्रोह, काबुल में जो विद्रोह हुआ था वो 1581 के आसपास जो है वो हुआ था। तो आप लोग नोट करिए, मिर्जा हकीम का विद्रोह जो है काबुल में हुआ था वो 1581 के आसपास हुआ था। और उस समय जो है फादर एंथोनी मॉन्सरेट जो है अकबर के दरबार में उपस्थित थे। ओके, इसके बाद अगर देखें कि मिर्जा हकीम 1581 के आसपास जो है विद्रोह करता है, लेकिन इसकी मृत्यु जो है 1585 के आसपास जो है वो होती है। ओके, अबुल फजल की बात करें, अबुल फजल के बारे में सभी लोग जानते हैं कि इसने जो है अकबर का दरबारी कवि था, उसके 9 रत्नों में से एक था। आईने अकबरी का लेखक जो है अबुल फजल था। इसके बाद निजामुद्दीन अहमद के बारे में बात करें तो निजामुद्दीन अहमद जो थे इन्होंने तबकाते अकबरी, ये बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है निजामुद्दीन अहमद के बारे में, तो इन्होंने जो है तबकाते अकबरी नामक ग्रंथ की रचना की है। ओके, और फादर एंथोनी मॉन्सरेट के बारे में यहाँ से क्या जानकारी मिलती है कि सबसे पहली जानकारी कि अकबर के समकालीन थे, अकबर के दरबार में आए थे। ओके, और ये जो है मिर्जा हकीम का जो विद्रोह हुआ था 1581 में, तो अकबर जो इसका दमन करने गया था, तो ये फादर एंथोनी मॉन्सरेट जो है बताते हैं कि इसने जो है दिल्ली के गद्दी पे अपनी माँ को बैठा रखा था। ओके, इसके बाद अगर देखें तो जनवरी 1791 में निम्नलिखित में से किस सेना नायक के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना जंग में मुजफ्फर जंग के साथ जो है आई थी। 1551 की बात है, 1551 यानी कि कहीं ना कहीं ये द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था उसके बारे में जो है यहाँ बात की जा रही है। ओके, और उस समय अगर देखें तो जो फ्रांसीसी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था, जो मुजफ्फर जंग के साथ आया था, वो कैप्टन बस्सी था, कैप्टन बस्सी। ओके, इसी के साथ अगर बताऊं कि जो 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे, K1, K2, K3, K1, K2, K3। ओके, SPS, S से
XPS, सॉरी एस भी लिख सकते हैं। एक्स ला साफेल की संधि के साथ जो है फर्स्ट कर्नाटक युद्ध जो है वो खत्म हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है वो पांडिचेरी की संधि के साथ जो है वो खत्म हुआ था। तीसरा कर्नाटक युद्ध जो सबसे लास्ट में था वो जो है पेरिस के संधि के साथ जो है वो खत्म हुआ था। पेरिस के संधि के साथ खत्म हुआ था। ओके, तो हम लोग ध्यान देंगे कि एसपीपी एक्स ला सापेल, पांडिचेरी और पेरिस के संधि के साथ तीनों कर्नाटक युद्ध जो है वो खत्म हुआ था। अगर बात करें कि मुजफ्फर जंग का साथ जो है फ्रांसीसियों ने दिया था, तो अंग्रेजों का साथ किसने दिया था? अंग्रेजों ने किसका साथ दिया था? नासिर जंग। मुजफ्फर जंग और नासिर जंग जो कर्नाटक में जब मृत्यु होती है शासक की, तो ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते हैं, तो नासिर जंग का साथ जो अंग्रेजों ने दिया था और मुजफ्फर जंग का साथ जो है वो फ्रांसीसियों ने दिया था। ओके, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो 18वां क्वेश्चन है आज का, 18वां क्वेश्चन, आरंभिक आधुनिक काल में उम्मल के रूप में किसे जाना जाता है? इन अर्ली मॉडर्न पीरियड हु वाज द नोन एज उम्मल। तो इसका सही आंसर है कर संग्राहक के रूप में जाना जाता है, कर संग्राहक, टैक्स कलेक्टर। अगर देखा जाए कि उम्मल, याद रखिएगा कि आरंभिक आधुनिक काल में उम्मल जो है कर संग्राहक के रूप में जाना जाता था। ओके, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के अंतर्गत सैनिक सेवा के समर्थन हेतु गांवों से राजस्व कार्य अर्थात सरंजाम एक लोकप्रिय प्रथा थी? ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। इसका जो सही आंसर है वो होगा मराठा साम्राज्य। मराठा साम्राज्य में दो तरीके से जो और जो है कर जो लगाए जाते थे, सरदेशमुखी और चौथ। तो ये जो सरंजाम व्यवस्था जो थी वो था सैनिक सेवा के समर्थन हेतु गांवों से जो राजस्व कार्य का जो कलेक्शन जो है किया जाता था उसे सरंजाम जो है वो बोला जाता था। ओके, इसके बाद एक और जो बात इसमें थोड़ी सी जानने लायक है कि सरंजाम जो था वो एक प्रकार का जो पत्र था। पत्र यानी कि जो चौथ और सरदेशमुखी जो है वसूलने का जो अधिकार पत्र था, वसूली का जो अधिकार पत्र था, चौथ और सरदेशमुखी के वसूली का जो अधिकार पत्र था उसे हम लोग सरंजाम के नाम से जानते थे। ओके, ये जो है मराठा साम्राज्य में प्रचलित था। ओके, और ये पूरा जो व्यवस्था कहलाती थी कि किसी को एक पत्र देके उसको नियुक्त कर देना कि तुम जो है इस इलाके से जो है चौथ और सरदेशमुखी कलेक्ट करो और लाके जो है हमारे यहाँ जमा करो। तो जो उसे अधिकार पत्र दिया जाता था उसे सरंजाम बोलते थे, और जो ये पूरा सिस्टम था उसे जो है हम लोग सरंजामी बोलते थे। सरंजामी व्यवस्था। ओके, तो हमें उम्मीद है कि ये जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि निम्न किसने लिखा है कि समय बहुमूल्य और अपरिवर्तनीय है? ये जो है एक बहुत ही अनमोल वचन जो यहाँ लिखा हुआ है कि समय बहुमूल्य है और अपरिवर्तनीय है। तो इसको जो है लिखा है अबुल फजल ने।
अबुल फजल ने लिखा है समय बहुमूल्य है और अपरिवर्तनीय है। ओके, अगर देखा जाए कि अबुल फजल जो है फैजी, फैजी जो अकबर के दरबार में थे, उनके छोटे भाई थे। ओके, आईन अकबरी की रचना जो है अबुल फजल ने की थी। आईन अकबरी की रचना जो है अबुल फजल ने की थी। अबुल फजल के कोई एक और मामले में जाना जाता है कि इन्होंने जो है अकबर का जो धर्म था दिन ए इलाही, दिन ए इलाही जो धर्म था उसको जो अपनाने वाले जो है अबुल फजल सबसे पहले जो व्यक्ति थे। ओके, और अगर देखें कि 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में बुंदेला सरदार एक थे, बुंदेला सरदार वीर सिंह, बुंदेला सरदार वीर सिंह जो थे 1602 ईस्वी में एक विद्रोह करते हैं। अबुल फजल उसे दबाने के लिए जाते हैं। तो बुंदेला सरदार वीर सिंह जो है 1602 ईस्वी में अबुल फजल की मृत्यु जो है, हत्या जो है वो करवा देते हैं। ओके, तो यहाँ से क्या क्या सीखने को मिला कि समय बहुमूल्य है और परिवर्तनीय है, अबुल फजल लिखते हैं आईने अकबरी में। ओके, अबुल फजल जो है फैजी के छोटे भाई थे। 1602 ईस्वी में वीर सिंह बुंदेला सरदार जो थे वो अबुल फजल की हत्या जो है वो करवा देते हैं। खफी खान को अगर हम लोग देखेंगे ये क्यों प्रसिद्ध है, तो इनकी जो एक बुक है मुंतखाब उल लब्बाब, इसमें जो है इन्होंने जहादार शाह को लंपट मूर्ख बोला है। खफी खान जो है मुंतखाब उल लब्बाब में जहादार शाह जो लेटर मुगल पीरियड में एक बादशाह था उसको जो है लंपट मूर्ख खफी खान ने बोला है। ओके, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि आज का 21वां क्वेश्चन कि किसने कहा है कि उसके लाल कुंवर के लिए नूरजहां के समय पुनर्जीवित किया गया और उसके नाम से सिक्के जारी किए गए। लाल कुंवर एक देखें तो लाल कुंवर नाम की एक वेश्या थी। ओके, और इसका संबंध जो है जहांदार शाह के शासनकाल से जो है माना जाता है लाल कुंवर। कई बार ये लिखा जाता है कि जहांदार शाह जो है लाल कुंवर नामक वेश्या के प्रभाव में था बिल्कुल। और लाल कुंवर जो थी वो एक चीज आप लोग याद रखिएगा कि एक तानसेन घराने की नर्तकी और वेश्या थी। ओके, अगर इस क्वेश्चन के बारे में देखें कि किसने कहा है कि लाल कुंवर के लिए नूरजहां के समय को पुनर्जीवित किया गया और उसके नाम के सिक्के चलाए गए, तो इसका मतलब है कि जैसे नूरजहां के नाम के सिक्के जो है चलाए गए थे, तो लाल कुंवर के नाम के सिक्के जो है चलाए गए थे जहांदार शाह के समय। तो इसकी जो रचना जो इसका जो वर्णन किया है हादी कमवार खान ने किया है। और इनकी बुक अगर देखा जाए तो बुक का नाम है तहकीरा इनके बुक का नाम है तजकिरा ए सलातन ए चगताई। तो हादी कामवार खान जो है इनकी बुक का नाम है तजकिरा ए सलाल चगताई। ओके, इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि राजस्थान में अवस्थित निम्नलिखित में से
कौन से स्थल से 2000 ईस्वी पूर्व के लगभग सूखापन के आरंभ का जो है प्रमाण प्राप्त होता है? ओके, 2000 ईस्वी पूर्व के आसपास का सूखापन का जो प्रमाण जो है प्राप्त होता है, तो इसका जो सही आंसर है लूनकसर, लूनकलडसर जो है लूनकसर इसको बोलते हैं। यहाँ से जो है राजस्थान में सूखा उत्पन्न होने का जो प्रमाण जो मिलता है लूनकसर में मिलता है। यहाँ एक झील है जो भारत की या राजस्थान की खारे पानी की झील है, लूनकसर जिसको बोलते हैं। ये लूनकसर जो है राजस्थान के बीकानेर जिले में, बीकानेर जिला जो है राजस्थान का, वहाँ स्थित है। ओके, इसके बाद अगला है कि द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने निम्नलिखित में से किस रियासत के विलय को राज्य हड़प सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के आधार पर मंजूरी को रोक दिया था? तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये किसका सिद्धांत था? डलहौजी का, डलहौजी का। अगर इसके अंतर्गत देखा जाए कि डलहौजी ने बहुत सारे राज्यों को इसके अंतर्गत जो है मिलाया था, जैसे नागपुर, सतारा, झांसी, संभल, बघाट। इसका जो है आप लोग एक बार क्रम जो है देखिएगा कि कौन से स्टेट को जो है सबसे पहले मिलाया गया था, कौन से स्टेट को उसके बाद मिलाया गया था। तो वहाँ जब आप लोग देखेंगे तो एक जो स्टेट था करौली, करौली जो राज्य था, उसको जब डलहौजी ने राज्य हड़प सिद्धांत के आधार पर जब हड़पने की कोशिश की, तो इसका मुद्दा जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में लंदन में जो उठाया गया, और लंदन की जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थी उसने बोला कि ये जो राज्य को जो है तुम हड़प रहे हो ये बिल्कुल इलीगल है। तो करौली को जो है इसके विलय को जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने रद्द कर दी थी। ओके, अगर देखा जाए कि अभी मैंने बताया कि आप लोग जो है क्रम देखिएगा, तो सबसे पहले नागपुर, नागपुर, यहाँ जो नागपुर है उसका जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में जिसको लाया गया था, तो वो लाया गया था 1854 में। झांसी को लाया गया था 1853 में। करौली को जो हड़पने की कोशिश जो की गई थी 1855 में, और संभल को जो हड़पने की कोशिश की गई थी वो 1849 में। तो ये कुछ ऐसे ही आप लोग सन वाइज जो है इसको याद रखिएगा कि सन वाइज जो है इसको देख लीजिएगा कि संभल, नागपुर, बघाट वगैरह जो थे इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कब कब हड़कने की कोशिश जो है वो की गई थी। इसके बाद 24 नंबर जो है निम्नलिखित में से किस भारतीय फैक्ट्री अधिनियम के अंतर्गत सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश प्रदान किया गया था? सभी श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश जो है देने की बात जो की गई थी वो द्वितीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम 1891 की जो थी फैक्ट्री अधिनियम, उसमें जो है बात की गई थी। ओके, साप्ताहिक अवकाश। ओके, अगर देखेंगे पहले फैक्ट्री अधिनियम में क्या बात की गई थी, इसमें जो है बाल श्रम को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया गया था पहले फैक्ट्री अधिनियम में 1881 में जो आई थी। द्वितीय में जो है साप्ताहिक छुट्टी देने की बात जो है मजदूरों को की गई थी। तृतीय अधिनियम जो था इसमें जो है 9 से 14 वर्ष के बच्चे जो थे उनको जो है काम में लगाने से जो है रोकने की प्रयास जो है वो किया गया था। चौथे में जो है बात करें तो ये जो उम्र 9 से 14 था इसको बढ़ा के 12 से 15 कर दिया जाता है, और बाल मजदूरी रोकने की प्रयास जो है वो किया गया। ओके, चतुर्थ फैक्ट्री अधिनियम जो है 1900 यहाँ आप लोग थोड़ा सा इसके डेट को भी देखिएगा, ये थोड़ा सा हमें गड़बड़ लग रहा है। ये जो तृतीय था वो 1911 में आया था, तृतीय भारतीय फैक्ट्री अधिनियम,
और चतुर्थ जो था वो 1922 में आया था। आप लोग एक बार कंफर्म करिएगा। ओके, इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन कि प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 26 का तत्कालीन कारण क्या था। एक, ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में चाचर की स्थापना। दूसरा जो है वर्मा द्वारा मणिपुर के राजनीतिक सत्ता की स्थापना। रंगून में ब्रिटिश नौसैनिक मिशन मिसामी पहाड़ियों से ब्रिटिश अभियान। तो प्रथम वर्मा जो युद्ध था उसका जो तत्कालीन कारण था, एक ब्रिटिश संरक्षित राज्य के रूप में चाचर की स्थापना करना था। ओके, ये जो है सबसे तत्कालीन कारक था। तो आज के लिए बस 25 क्वेश्चन को ही हम लोग करते हैं। आप लोग एक बार इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। इसका पीडीएफ जो है ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो दिया हुआ है, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको ये डिस्कशन जो प्रीवियस ईयर डिस्कशन क्लास है अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक जो है शेयर करिए, जिससे कि और ज़्यादा अधिक से अधिक जो है वीडियो इस तरीके से बनाया जा सके। आज ये पहली वीडियो थी, कुछ टेक्निकल इशू जो है देखने को मिल सकती है। आगे जब हम लोग ऐसे ही कंटिन्यू जब करेंगे तो धीरे धीरे और चीज़ें डिस्कशन जो है बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि मेरा भी बहुत दिनों से जो है इतिहास जो है छूटा हुआ था। लगभग 11 क्वालिफाई किए हुए 1 साल हो गया और इतने डिटेल से जो है हिस्ट्री मैंने अभी 2 दिन पहले से ही पढ़ना शुरू किया है। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है बहुत ही अच्छी होंगी। ओके, और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया इस वीडियो का जो है नोट्स जो है वो साथ में बनाते चलिए और उस नोट्स से जो है आप लोग रिवीजन करते चलिए। बहुत सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा था लिखना भूल जा रहा था या लिख रहा था तो साफ नहीं लिखाई दे रहा था, साफ नहीं लिख पा रहा था, तो उसे जो मेरी आवाज़ को सुनिए और सुनने के बाद जो है उसको आप लोग नोट डाउन जो है करिए और अपने नोट्स को जो है बार बार रिवाइज करिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले इस वीडियो के सेकंड पार्ट में, जो आज से लगभग 1 या 2 दिन बाद जो है आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।